Hello students, welcome back again. Plus 2 class Geography, Fundamental of Human Geography. Chapter number 10. Chapter name is Human Settlements. Okay. Now today we will discuss about problems of rural settlements. ठीक है. It is part number 3rd. Okay. We have discussed in previous topic or video about the different type or pattern of the settlements. Okay. नाउ वी विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी कि रूरल सेटलमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं मेनली, जो कि जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मोस्टली जो वर्क होता है. चलो चलते हैं, पढ़ते हैं. रूरल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज आर लार्ज इन नंबर एंड द पुअरली इक्विपेटेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी उनकी जो बनावट होती है, उनका ढांचा होता है, वो बिल्कुल हल्का होता है. रूरल सेटलमेंट एरिया में काफ़ी क्या है कि कच्चा हाउसेज़ और पक्का हाउसेज़ का मिश्रण पाया जाता है. उनका रहन सहन होता है ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है. डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, यहाँ का जो सेटलमेंट अगर हम देखना चाहें तो आपको पता है कि रूरल सेटलमेंट किस टाइप का होगा. ठीक है, विलेजेस टाइप का. ओके, दे प्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्लानर्स. और ये किसी भी योजना को बनाने में बहुत बड़ी, यानी कि एक चैलेंज वाली बात सामने आती है. एक महत्वपूर्ण जो समस्या सामने आ जाती है कि किस तरह से प्लान बनाया जाए, कैसे इस प्लान को आगे डेवलप किया जाए. ठीक है, एक चुनौती सी बन जाती है हमारे सामने. सप्लाई ऑफ वाटर टू रूरल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज इज़ नॉट एज ग्रेट. आपको पता है कि वाटर सप्लाई सिस्टम होता है वो सही ढंग से नहीं होता है. पीपल इन विलेजेस पर्टिकुलरली इन माउंटेन्स एंड एरिड एरियाज हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस फॉर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर. और कई जगह तो दूर दूर के इलाके में, गांव के आसपास के इलाके में देखते हैं कि माउंटेन एरियाज़ की तरफ देखें या फिर मान लीजिए राजस्थान का अगर डेजर्ट एरिया अगर हम देखना चाहें, उस एरिया की बात करें, तो वहाँ के विलेजेस वाले लोग मोस्टली क्या होते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस चल कर के काफ़ी फैच ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी खींच कर लाते हैं ट्यूबवेल से. यानी कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि अर्बन एरियाज़ में जो हम देखने को मिलती है. ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं. वाटर बॉर्न डिजीज़ सच एज द क्लेरिया एंड द जेंडिस टेंड्स टू द कॉमन प्रॉब्लम. ये भी आपको पता है, हैजा है, मलेरिया है. ठीक है, ये कुछ ऐसे कुछ रोग हो जाते हैं जो कि वाटर जो होता है वो जो पोल्यूट वाटर होता है उसको यूज़ करने से. ठीक है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है. द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया फेस कंडीशंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड एवरी ऑफन. ये भी हम देखते हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो आपको पता अच्छी तरह से कि नियर अबाउट पर ईयर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि या तो कहीं फ्लड आती है या फिर ड्रॉट हो जाता है. अब एट प्रेजेंट अगर देखना चाहें तो आप देखिए मॉनसून इक्वल से नहीं पहुंचा है हर जगह इंडिया में. कहीं तो फ्लड आ रही है तो कहीं ड्रॉट हो रहा है, सूखा पड़ा, अकाल पड़ रहा है. ये कंडीशन सामने आती है. क्रॉप कल्टिवेशन सीक्वेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ द इरिगेशन आफ्टर सफ़र, ये ऑल्सो सफ़र. ये भी समझ में आता है कि क्रॉप कल्टिवेशन सिस्टम होता है वो भी सीक्वेंस से नहीं बन पाता है, और जो इरिगेशन सिस्टम है वो सही ढंग का फैसिलिटी नहीं होने की वजह से भी ये बड़ी समस्या सामने आती हैं फसलों को उगाने में और पैदावार करने में. द जनरल एब्सेंस ऑफ द टॉयलेट एंड द गार्बेजेस डिस्पोजल्स फैसिलिटीज़ कॉज हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आप समझ रहे अच्छी तरह से. गार्बेज की प्रॉब्लम है, मेन टॉयलेट्स की हैं, डिस्पोजल फैसिलिटीज़ की हैं. इनको यानी कि सही ढंग से कचरे का निपटान करने वाली बातें यानी कि ये एब्सेंस दिखाई देती हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं. आपको पता है, यानी कि सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम. द डिज़ाइन एंड यूज़ ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वारी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू अनदर. और ये भी क्लियर बात है कि जो बिल्डिंग मटेरियल है या बिल्डिंग का जो साइज़ है, डिज़ाइन है, वो सब जगह पर एरिया वाइज अलग अलग डिफरेंट पाया जाता है. द हाउस इज़ मेड अप ऑफ मड, वुड एंड thatch remain susceptible of the damage during heavy rain and the floods and require proper maintenance every year. और हर साल मकानों में खर्चा बढ़ जाता है, कभी फ्लड आती है, कभी रेनफॉल होती है, तो जो हल्के मटेरियल से बनाए जाते हैं जो हाउसेस वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं और पर ईयर हैवी फ्लड वगैरह आने से, और वो मेंटेनेंस में उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है. ये बड़ी प्रॉब्लम है जो हम सामने देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट. ठीक है, तो ये रूरल एरिया में हाउसेस से रिलेटेड हो गया, ये सैनिटेशन से रिलेटेड हो गया, बैक साइड में वाटर की प्रॉब्लम थी वो हो गया. 1 2 3. ओके, नाउ नेक्स्ट आप अलग अलग करके लिख सकते हैं इनको.
मोस्ट हाउसेज डिज़ाइन आर द टाइपिकली द डेफिशिएंट इन द प्रॉपर वेंटिलेशंस। बहुत से घरों में ठीक है, मानते हैं कि डिज़ाइनदार ऐसा बनाया गया है कि उसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है कहीं है प्रॉपर, कहीं नहीं है। बिसाइड द डिज़ाइन ऑफ द हाउस इंक्लूड द एनिमल सेड अलॉन्ग विद द फॉडर स्टोर विद इन इट। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक ही घर में रहना, उसी में ही पशुओं को बांधना, एनिमल सेड भी वहीं रखते हैं, वहीं खाना पकाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं सोते हैं पशुओं के साथ में। ये भी देखने को मिलती है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है रूरल एरियाज़ में। देखते हैं आपकी आजकल जो ज़्यादा पुअर लोग होते हैं उनके पास कच्चा हाउसेज होता है, उसी में पशुओं को बांध लेते हैं, जैसे बुफेलोज़ हैं, काउज़ हैं, और उनका डंग है, ठीक है, यूरिन वगैरह होता है, वो सब वहाँ मिक्स होता रहता है, और वहीं आप खाना खाते हैं, वहीं साइड में सोते हैं। तो ये सब की सब प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। दिस इज़ द प्रपोजली डन टू कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड देयर द फूड प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। क्योंकि वो उन लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हम वाइल्ड एनिमल्स से उन अपने पशुओं को बचा कर रखें ताकि वो हमारे आसपास यानी कि सेफ रह सकें। अनमेटल्ड रोड्स, अब ये प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। 1 2 3 4 की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो प्रॉब्लम है रूरल एरिया में, अनमेटल्ड रोड की बात आती है यहाँ पर, जो कच्चे रोड होते हैं। अनमेटल्ड रोड एंड द लैक ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स द यूनिक द प्रॉब्लम। ये एक यूनिक प्रॉब्लम है कि एक तो है कि लैक ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन और अनमेटल्ड रोड्स। अब कहीं भी कोई भी किसी तरह का भी हमें कम्युनिकेशन या कोई भी कहीं भी किसी तरह का जो मैसेज सेंड करना है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आज तो ठीक है, मानते हैं कि मोबाइल फ़ोन हो गया, उससे पहले अगर देखा जाए तो बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसी तरह का भी कोई भी अनमेटल्ड रोड होने की वजह से आना जाना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द सेटलमेंट्स रिमेन कट ऑफ द पॉज सीरियस डिफ़िकल्टीज़ इन द प्रोवाइडिंग द एमरजेंसी सर्विसेज। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी एरियाज़ में काफ़ी इमरजेंसी सर्विस अगर वहाँ से लेनी है या देनी है तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि रेनी सीज़न के टाइम में जो अनमेटल्ड रोड होते हैं पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं और वहाँ तक किसी तरह से भी पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी तरह की कोई सीरियस प्रॉब्लम कोई हो तो सपोज करो किसी व्हीकल को या एम्बुलेंस वगैरह को सेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द एजुकेट द हेल्थ एंड द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देयर द लार्ज रूरल पॉपुलेशन। और रूरल पॉपुलेशन में ये कि हेल्थ और एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है जो कि पूरी तरह से प्रॉपर उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। लार्ज रूरल पॉपुलेशन ऐसी है जो काफ़ी यानी कि इससे जो सफरिंग फ्रॉम कर रही है। द प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर सीरियस वेयर प्रॉपर वेलिजेशन हैज़ नॉट टेकन प्लेस एंड द हाउसेज आर द स्कैटर्ड और द लार्ज एरिया। और ये भी क्लियर बात आपको पता है कि कुछ एक एरिया ऐसा होता है कि वहाँ पर सही ढंग से लोगों के आसपास का सहयोग नहीं मिल पाता है, वो लोग दूर दूर रहने लग शुरू हो जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स हैं मेनली जो हमने अभी पढ़ी है। अब 95 पेज पर अप साइड में जिसमें हम मेन टॉपिक हमारा नेक्स्ट शो होगा अर्बन सेटलमेंट्स। अब अर्बन सेटलमेंट्स क्या है, फिर उनकी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है या कोई भी जो मेन जो इम्पोर्टेंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट यस अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स मतलब शहरी बस्तियाँ, ठीक है। शहरों में लोग कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ठीक है। रैपिड अर्बन ग्रोथ इज़ रिसेंटली फेनोमेनन। ये आपको पता है कि आज के टाइम में जो अर्बन ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीडली बढ़ रही है। डे टू डे काफ़ी स्पीड से लोग यानी कि शहरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अनटिल रिसेंट टाइम्स, अगर पिछले की बात करें देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस समय ज़्यादा रहते हैं। फ्यू सेटलमेंट्स रीच देयर द पॉपुलेशन ऑफ द साइज मोर देन द फ्यू थाउजेंड्स इनहेबिटेंट्स। हम देखते हैं कि पहले जो कभी जिस एरिया में सेटलमेंट बहुत कम था, आज वहाँ पर धीरे धीरे थाउजेंड्स के अंदर यानी कि मोर देन थाउजेंड्स का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच ए पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन वॉज द सिटी ऑफ द लंदन बाय अराउंड। सबसे पहला जो यानी कि मिलियन सिटी जो था अगर देखा जाए पॉपुलेशन के रूप में, वो सबसे पहले था वो लंदन था, ठीक है। लंदन सबसे पहले यानी कि मिलियन सिटीज़ में आता है। अराउंड AD 1810 बाई 1982 अप्रॉक्सीमेटली 175 cities in the world had crossed the 1 million population mark। और आज 175 यानी कि सबसे पहले बना था, ठीक है। और 1810 से लेकर के 1982 की अगर बात की जाए तो उसके बीच में देखा जाता है 175 सिटीज़ ऐसे हैं जो मोस्टली क्या हैं, आज 1 मिलियन पॉपुलेशन वाले सिटीज़ हैं, ठीक है। ये क्लियर है कि डे टू डे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जो अर्बन एरियाज़ की तरफ ज़्यादा सेटल होती जा रही है। वो आपको पता है कि वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। प्रेजेंटली 54% ऑफ द वर्ल्ड population lives in urban settlements compared to only 3% in the year 1800। टेबल 10.1 शो करती है इस तरह की चीज़ को।
कि किस तरह से 1800 से लेकर के 2017 या अप एट प्रेजेंट तक का देखा जाता है, तो किस तरह से 3% से लेकर के धीरे धीरे वो 54% बढ़ा है। हम देख सकते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में सेटलमेंट कैसी हुई है, तो यहाँ पर टेबल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 10.1% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग अर्बन एरियाज़, 1800 में 3%, आफ्टर 50 ईयर 6%, डबल हो गया इट मीन्स, ठीक है। और 50 ईयर के बाद में फिर उसका जो 3 का 6 हुआ, 6 का डबल हुआ, तो यहाँ से उससे भी ज़्यादा हुआ 14%, फिर उसके बाद आफ्टर 50 ईयर 30, इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता हुआ ये आज 2017 के अगर रिकॉर्ड यहाँ पर है 54% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ऊपर प्रेजेंट की बात कही है, एट प्रेजेंट 2020 चल रहा है, बट अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो नियर अबाउट हम कह सकते हैं बिल्कुल कि आज अगर देखें तो नियर अबाउट 60%, ठीक है, वो पॉपुलेशन की अगर बात की जाए एट प्रेजेंट करंट में 2020 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्बन सेटलमेंट्स। अब चलिए कल देखते हैं कि जो अर्बन सेटलमेंट है उसका किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। द डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये क्लियर बात है, सही बात है कि हर एक कंट्री के अंदर जो अर्बन एरियाज़ की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सेटलमेंट के ऊपर डिपेंड है, वहाँ का एरिया के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग उसको माना जाता है, हम आपको बताएंगे। सम ऑफ द कॉमन बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन आर साइज ऑफ पॉपुलेशन। और मोस्टली क्या है कि वो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो साइज ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यस, नंबर 1 फर्स्ट पॉपुलेशन, ठीक है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन पढ़ा है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह से जो अर्बन सेटलमेंट उसको क्लासीफाइड किया गया है। ओके, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड बाय द मोस्ट कंट्रीज़ टू डिफाइन अर्बन एरियाज़। अलग अलग देशों की अलग अलग अपनी अपनी यानी कि जो क्राइटेरिया है उनका कि किस तरह से हम अपने अर्बन एरियाज़ को डिफाइन करेंगे। द लोअर लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन साइज फॉर ए सेटलमेंट टू बी द डिजाइनेड एज अर्बन इज़ 1500 इन कोलंबिया। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो लोअर से लोअर जो लिमिट पॉपुलेशन की रखी गई है, पॉपुलेशन साइज़ का सेटलमेंट का, उसमें जो उसको बताया गया है कि अर्बन एरिया है, तो उसमें कोलंबिया में 1500, ठीक है, 2000 इन अर्जेंटीना एंड द पुर्तगाल में और अर्जेंटीना में क्या हुआ, ठीक है, ये हुआ 2000 और कोलंबिया में 1500। उसके बाद में 2500 इन यूएसए के अंदर 2500 लोगों के आसपास की जितनी बस्ती है, कहने मतलब उसको क्या कहा गया, अर्बन सेटलमेंट, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। एंड थाईलैंड 5000। अब 5000 के अकॉर्डिंग उसको यानी कि अर्बन का यानी कि जो सेटलमेंट जो है उसकी यानी कि डेफिनेशन दी गई। इन इंडिया यूएसए एंड थाईलैंड हो गया वो 2500 और 5000 इन इंडिया एंड 30,000 इन जापान, ठीक है। बिसाइड द साइज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एंड द शेयर ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन इन इंडिया। ये भी क्लियर बात है कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है और शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एरिया है, और जिस एरिया में नॉन एग्रीकल्चर वर्क होता है उस एरिया को भी मोस्टली इंडिया जैसे कंट्री में उसको अर्बन जो डेफिनेशन या अर्बन सेटलमेंट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ये क्लियर है, यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स के अकॉर्डिंग साथ साथ इंडिया की बातें बताई गई हैं। ओके, तो ये आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है कंट्रीज़ विद लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में चूज़ ए लोअर नंबर एज द कट ऑफ फिगर कंपेयर विद द डेंसिटी पॉपुलेटेड। ये भी क्लियर बात है, जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम होती है वहाँ पर कट ऑफ वो अपनी फिगर बनाते हैं, वो सबसे कम डाउन से डाउन उसको बनाते हैं। इन डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, all places with a population size of 250 person are called urban। देखा, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है इट मीन्स वहाँ पर कम ही लोगों की डेंसिटी को लेकर के ऐसे लोगों के लिए उसको अर्बन एरियाज़ शो किया जाता है, ठीक है। तो द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज़ ऑन पेज नंबर 96। तो हमने पीछे पढ़ा है अभी, द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर ए सिटी इज़ 300 इन आइसलैंड, वेराज इन द कनाडा एंड वेनेजुएला इट इज़ 1000 पर्सन। तो क्लियर है कि तो कहीं पर 300 कहीं 1000 पर्सनस को लेकर के
जो कि मिनिमम पॉपुलेशन जो सिटी का रखा गया है वो कम से कम 300 आइसलैंड में है और 1000 पर्सन है वो कनाडा में है, जो यूएसए के नॉर्थ साइड में कनाडा कंट्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट। हमने कहा था पीछे जो पॉइंट थे हमारे उसके अंदर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लेवल पर किस तरह से अर्बन को किस तरह से उसकी डिफाइन किया गया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अब ये मेन पॉइंट है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कार्य के आधार पर, यानी कि प्रकार्यात्मक या किसी के वर्क को चेक करके कि यहाँ का इस एरिया का वर्क कैसा है, उस वर्क के अकॉर्डिंग उसका अलग से साइज़ और उसका नेम दिया जाता है। जैसे कि इन सम कंट्रीज सच एज इंडिया द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एडिशन टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिजिग्नेटेड एज द सेटलमेंट एज अर्बन आर आल्सो टेकन एज द क्रिएशंस। कहने का मतलब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे कि इंडिया जैसे कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को लेकर के उसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग वर्क या अलग अलग नेम दिया जाता है। अब मेन आया यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी कि किस एरियाज़ में, अब मान लीजिए एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है तो सीधी सी बात है वो तो प्राय यानी कि ये रूरल एरिया होगा। जहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, टर्सरी जाता है, उसके अंदर वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अर्बन और सिटीज़ का नाम दिया जा सकता है। सिमिलरली इन इटली ए सेटलमेंट इज़ कॉल्ड अर्बन। अगर ऐसा किसी कंट्री में, इटली में अगर बात की जाए, कॉल्ड उसको अर्बन का है। इफ़ मोर देन 50% ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पॉपुलेशन इज एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर परसेट्स। अगर 50% पॉपुलेशन अगर नॉन एग्रीकल्चर वर्क में लगी हुई है पॉपुलेशन, तो ये क्लियर बात है कि वहाँ के उस एरिया में, कहने का मतलब कहाँ, इटली में, उसको क्या कहा जाएगा, अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा। वर्क के अकॉर्डिंग भी उसको अर्बन सेटलमेंट कहा जाएगा। अदरवाइज नॉन एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर वर्क पाया तो ऑटोमेटिकली सारा वो रूरल एरिया माना जाता है। ठीक है, ये अर्बन एरिया हो गया। तो ये 75% जो पॉपुलेशन है जो नॉन एग्रीकल्चर जो वर्क में एंगेज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में मोस्टली क्या है कि 75% तो मोस्टली वर्क होता है वो एग्रीकल्चर वर्क है। बाकी अदर्स 25% नियर अबाउट है वो अदर्स यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी में, जो कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो इकोनॉमिकली यानी कि प्रोडक्टिविटी में जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रबंधन कार्य। कोई भी सिटीज़ है जहाँ पर हमने आपको बताया था कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है, कोर्ट होते हैं और कंटेनमेंट बोर्ड भी होते हैं जिसको कह सकते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। ऐसे मोस्टली जो एग्जांपल होते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में उसको अर्बन सेटलमेंट का नाम दे सकते हैं। जैसे द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एज द क्रिएशन फॉर द क्लासीफाइंग द सेटलमेंट एज अर्बन इन सम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चेक करके, सेटअप को देख करके उसको अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया ए सेटलमेंट ऑफ एनी साइज ऑफ क्लासीफाइड एज अर्बन। कोई भी एरिया कहीं भी कितनी पॉपुलेशन वाला हो, अगर वहाँ पर इफ़ इट हैज़ ए म्यूनिसिपैलिटी, अगर वहाँ नगर पालिका है, कंटेनमेंट बोर्ड छावनी है और नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ठीक है, जो नगर पालिका के अंदर में आने वाले यानी कि नगर उप परिषद रूप होता है, अगर ऐसा है तो क्लियर है वो क्या रहेगा, अर्बन सेटलमेंट माना जाएगा। क्या क्या हो तो म्यूनिसिपैलिटी हो और कंटेनमेंट बोर्ड हो या नोटिफाइड एरिया काउंसिल में आता हो। ठीक है। इन लेटिन अमेरिका कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड बोलिविया। लेटिन अमेरिका की अगर बात की जाए वहाँ पर जो ब्राज़ील और बोलिविया है वो इसी के अंडर में आते हैं। एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इज़ कंसिडर्ड अर्बन रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, तो इसी तरह से ब्राज़ील में और बोलिविया में जो कि लेटिन अमेरिका कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है लोकेशन। अब हम लोकेशन की बात करते हैं कि लोकेशन है, लोकेशन की साइट के अकॉर्डिंग किस किस तरह से जो सेटलमेंट्स होते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं लोकेशन। लोकेशन भी क्लियर है कि जो सेटलमेंट हैं उनकी जो लोकेशन देखी जाती है, तो ये देखिए कि किसी हाईवे के पास हो या किसी मोस्टली इकोनॉमिक जोन के पास हो। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ ऑटोमेटिक विलेज से वो अर्बन बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली ही बन जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ अर्बन सेंटर इज़ एग्जामिन्ड विद रेफरेंस टू देयर फंक्शन। तो अपने फंक्शन के आधार पर वो कंप्लीट अलग अलग यानी कि सेंटर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द सीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द हॉलीडे रिसोर्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट एन इंडस्ट्रियल टाउन, ए मिलिट्री सेंटर फॉर और ए सी पोर्ट। कोई सी पोर्ट एरिया के पास हो, कोई मिलिट्री सेंटर के आसपास का रूरल एरिया हो या कोई यानी कि सेटलमेंट हो, या फिर मोस्टली इंडस्ट्रियल टाउन के आसपास का एरिया हो।
ठीक है, या हॉलीडे रिसोर्ट एरिया कोई बना हुआ हो, ये ऑटोमेटिकली ही सारे के सारे कंप्लीट जो हैं ये सभी किस में आ जाते हैं, लोकेशन के लेवल के हिसाब से ऑटोमेटिकली अर्बन सेटलमेंट्स में आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक द टाउन द रिक्वायर द साइट्स ऑफरिंग द नेचुरल डिफेंस, ये आपको पता है कि जहाँ कहीं भी किसी भी एरिया में जब हम प्राकृतिक रूप से हमारी जो सुरक्षा हो जाती है, जो रिक्वायर यानी कि रिक्वायर साइट्स होती हैं जो कि स्ट्रेटेजिक टाउन होते हैं काफ़ी, ठीक है, उसके आसपास का एरिया जितना भी होता है, माइनिंग टाउन्स कोई है, रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द इकोनॉमिकली वैल्यूएबल मिनरल्स, और कहीं कोई ऐसा टाउन है वहाँ पर आसपास में काफ़ी मिनरल्स निकलते हैं, उस मिनरल्स के लेवल पर वहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिकली जोन बना हुआ है, इंडस्ट्रियल टाउन एरिया है कोई भी, लोकल एनर्जी सप्लाई फॉर और रॉ मटेरियल्स, टूरिस्ट सेंटर हैं कोई भी, रिक्वायर्स अट्रैक्टिव सीनरी कोई है, और ए मैरिन बीच है, स्प्रिंग विद द मेडिसिनल वाटर है, कोई भी किसी तरह का जलीय यानी कि कहने मतलब कोई औषधीय पौधा है या कोई भी औषधीय कोई जैसे कोई स्प्रिंग झरने वगैरह हैं, और हिस्टोरिकल रिलेज है, कोई भी ऐतिहासिक जगह है, पोर्ट्स हैं, रिक्वायर्स द हार्बर एरिया, कोई भी हार्बर एरिया कहीं आसपास है, तो ऑटोमेटिकली इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, वो सभी रूरल सेटलमेंट में काउंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। साइट देखी जाती है। अब सेटलमेंट है आपका, आप भी चाहते हैं कि काश हमारा घर रोड के पास होता, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उसके अंदर काउंट हो जाते हैं। एक दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, एक गुरुग्राम में रहने वाले लोग हैं, एक मानेसर में रहने वाले लोग हैं, तो दिल्ली का भी बिग सिटी था, ठीक है, गुरुग्राम भी बिग सिटी हो गया, लेकिन मानेसर था वो विलेज था, लेकिन विलेज के साथ साथ वो कंप्लीट टाउन से सिटी बनता चला गया, क्योंकि उसके अंदर उसके आसपास के एरियाज़ कंप्लीट काफ़ी डेवलप्ड एरिया था और उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक आगे डेवलप हो गया। लोकेशन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट, अगर हम अर्लीस्ट की अगर अर्बन सेटलमेंट्स की बात की जाए, वर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमें पता है सबसे पहले कोई भी साइट जहाँ भी रहने लगी थी, अगर हड़प्पा मोहनजोदारो की अगर बात करें उसकी बात भी सामने आती है, इंडिया की अगर बात करें तो क्लियर बात है कि वाटर सप्लाई के पास ही ज़्यादातर मोस्टली लोग आकर रहने लगते थे। बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द फर्टिल लैंड हो, बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल हो जाए इजीली, तो वहाँ पर लोग रहते थे। Today, while these considerations still remain valid, modern technology plays a significant role in the locating the urban settlements far away from the source of these materials. चाहे आज कितनी भी दूरी से हमें मटेरियल लाना पड़े, लेकिन आज क्या है कि मोस्टली क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ सारा काम हो रहा है, और चाहे वाटर सप्लाई कितनी दूर से आ रहा हो, लेकिन हमें रहना है मोस्टली ऐसे एरिया में जो काफ़ी डेवलप्ड एरिया हो, ठीक है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पाइप्ड वाटर कैन बी द सप्लाइड द डिस्टेंस सेटलमेंट, कितनी भी दूरी पर कोई भी सेटलमेंट कैसा भी हो, पाइप द्वारा वो सप्लाई करके उसमें वाटर पहुंचाया जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल कैन बी द ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस, चाहे 1000 किलोमीटर से चाहे कोई सामान लाना पड़े, लेकिन ये क्लियर है, पहले वाली बातें नहीं कि जहाँ पर पहाड़ होगा, अरावली हिल्स होगी, उसके पास ही मकान बना ले, वहीं ज़मीन खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर हमें जो मटेरियल है आराम से मिल जाएगा। आजकल लोग कहीं भी अपनी साइट को देख करके, लोकेशन को देख कर रहना पसंद करते हैं, चाहे मटेरियल वो कितनी ही दूरी से आए, कितनी ही लागत उस पर लगे, ठीक है ना। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट है ओके, अपार्ट फ्रॉम साइड द सिचुएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ टाउन। द नेक्स्ट ओके, पेज नंबर 96 पर अप साइड में, the urban centers which are located close to an important trade route have experienced rapid development। हमें आज पता है अच्छी तरह से कि मोस्टली ऐसा एरियाज़ है जो कि आज के जो टाउन है काफ़ी जो रैपिडली काफ़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं, और इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स भी बनते जा रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आज ये लोकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंस बनती जा रही है, आज इंपॉर्टेंस लोकेशन की ज़्यादा है, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक टुडे फॉर दिस। ओके, फंक्शन ऑफ द अर्बन सेंटर। अर्बन सेंटर के काम क्या होते हैं? द अर्लीस्ट टाउन वर द सेंटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हमें पता है कि ट्रेड है, इंडस्ट्री है, डिफेंस है और रिलीजन इंपॉर्टेंस है। कोई ना कोई अर्बन सेंटर किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस रहते हैं, या तो वहाँ पर किसी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, या फिर वहाँ ट्रेड होता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, या डिफेंस का काम है, कोई भी कंटेनमेंट्री जो बोर्ड वगैरह होते हैं, या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, कहने मतलब धार्मिक कोई महत्व है वहाँ का, जैसे कि हम हरिद्वार की बात करें, वाराणसी की बात करें, या हम बात करें जैसे मक्का मदीना की बात करें, इस तरह से हमें पता चल जाता है। और चाहे अजमेर की हम बात करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इंडिया में, तो इस तरह से कोई भी हो सकती है वो जगह। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफेंस एंड द रिलीजन आर द डिफरेंटिंग ऑफ द फंक्शन एज द डिक्लाइन इन जनरल, बट अदर फंक्शंस हैव द एंटर्ड द लिस्ट।
अगर हम रिलीजन के अकॉर्डिंग हम देखें डिफेंस को और रिलीजन को अगर हम थोड़ा सा एक साइड में रख करके फंक्शन के आधार पर उनको चेक करना चाहें तो हमें पता है कि मोस्टली इस लिस्ट के अंदर बहुत सी यानी कि सिटीज़ के नेम आ जाते हैं। टुडे सेवरल न्यू फंक्शंस सच एज द रिक्रिएशनल्स, रेजिडेंटल, transport, mining, manufacturing, most recently activities related to the information technology are carried on the specified the towns। आजकल मॉडर्न टाइम में एक नए जो सिटीज़ है हमारे सामने आ रहे हैं जो मोस्टली उनके अंदर जो कि कहीं भी कोई ऐसा एरिया है जो रिक्रिएशनल हो रहा है, काफ़ी दोबारा से उसको पुनर्विद्यान हो रहा है, रेजिडेंशियल सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, माइनिंग वाला एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एरिया है, कोई भी ऐसे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग पर उनके जो फंक्शन होते हैं वो अर्बन सेंट्रल जो बनते हैं तो उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो कि फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी कि वो उनको जाना जाता है। ठीक है। सम ऑफ दीज द फंक्शन डू नॉट द नेसेसरी रिक्वायर द अर्बन सेंटर हैव एनी फंडामेंटल रिलेशनशिप विद द देयर द नेबरिंग रूरल एरियाज़। हमें ये पता अच्छी तरह से कि जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट जो अर्बन एरियाज़ के, वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने अर्बन सेंटर के साथ में पूरी तरह से जो अपने फंडामेंटल रिलेशनशिप बनाए रखें, किसके साथ में, रूरल एरिया के साथ में। ये ज़रूरी नहीं है, वो बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, वो उनसे कट सकते हैं, दूर हो रख सकते हैं, क्लियर बात है। तो क्लियर है। तो ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। रेफर टू, ICT इज़ रेफर टू फॉर, ठीक है, स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर है यहाँ पर। ठीक है। व्हाट वुड यू बी द इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज द फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग न्यू सेटलमेंट्स। आज नए सेटलमेंट के साथ साथ में ICT का कितना यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा है आज फंक्शन के लेवल पर, आप उसका इफेक्ट किस तरह से बता सकते हैं। कि ये क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है एक्टिविटी बेस पर। यहाँ पर क्वेश्चन था प्रीपेयर लिस्ट सिटीज़ वेयर अर्लियर फंक्शन हैव बीन द रिप्लेस बाय द न्यूयर वंस। जो पुराने समय में कोई अपने काम को बदल करके नए अपने आप में चेंजमेंट हो गए हैं, इस तरह के कोई भी सिटीज़ के नाम आप बता सकते हैं। कोई आपके एग्जाम्पल आपके माइंड में हो तो आप बता सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से। इन स्पाइट ऑफ द टाउन्स परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शंस विल द रेफर देयर द डोमेटिक फंक्शंस। कुछ एक सिटी जैसे होते हैं या टाउन होते हैं जहाँ पर मल्टीपल फंक्शन होते हैं, वहाँ बहुत कार्य होते हैं, अलग अलग तरह के यानी कि जो सिस्टम है, चाहे रिलीजन से हो, चाहे ट्रेड से हो, चाहे पोर्ट से हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो, चाहे सेटलमेंट से हो, ठीक है, चाहे वो किसी दूसरे विजिटर एरिया के रूप से हो। वी थिंक ऑफ शिफ्टेड एज एंड द इंडस्ट्रियल सिटी लंदन एज ए पोर्ट सिटी। लंदन है, ठीक है, आज जानते सब कि लंदन है वो मेन पोर्ट सिटी है। ठीक है। चंडीगढ़ एज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। चंडीगढ़ है हरियाणा की और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, इंडिया का एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी है, सबको पता है। ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत से और भी यानी कि एग्जाम्पल हैं जो कि हम बता सकते हैं कि किस तरह से वो अपने आप में अपने वर्क के अकॉर्डिंग यानी कि फंक्शन के अकॉर्डिंग उनको जाना जाता है। लार्ज सिटी है द रादर ग्रेटर द डाइवर्सिटी ऑफ द फंक्शन। और ये भी क्लियर बात है, जितने बड़े शहर होंगे उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शन पाई जाएगी। दिल्ली जैसे शहर में हर दिन कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है। ठीक है, हर दिन दिवाली होती है, समझे एक प्रकार से देखा जाए तो यही है कि हर एक सिटीज़ का अपना अपना एक लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। बिसाइड ऑल सिटीज़ आर डायनामिक एंड द और द पीरियड ऑफ द टाइम में द डेवलप न्यू फंक्शंस। हर जगह हर समय पर नए नए फंक्शन अलग अलग होते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी फिशिंग पोर्ट्स ऑफ द इंग्लैंड हैव नाउ डेवलप्ड टूरिज्म। आज पुराने समय में जो 19th सेंचुरी के टाइम में स्टार्टिंग में अगर देखें तो ये इंग्लैंड था, ये क्या था, ये फिशिंग पोर्ट के नाम से जाना जाता था, फिशिंग पोर्ट। ठीक है। हैव नाउ डेवलप्ड टूरिज्म, लेकिन आज वो पूरी तरह से अपने आप में टूरिज्म में चेंज हो गया है। ठीक है। ये एग्जाम्पल ऊपर जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। मैनी ऑफ ओल्ड मार्केट टाउन आर नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। पुराने से पुराने जितने भी मार्केट हुआ करते थे आज वो काफ़ी यानी कि अपने आप में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आगे अपना काम करने लग गए हैं। टाउन एंड सिटीज़ आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि टाउन और सिटीज़ को किस तरह से अलग अलग यानी कि कैटेगरीज में उनको बांटा गया है। ओके, बाय बाय।